लाइव होता है? को मोबाइल पे देखो लो, आ गए, हाँ लाइव हो गए। आप सभी का द्वितीय सेशन में स्वागत है। इस सेशन में हमारे साथ आनंद प्रकाश चौबे जी हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के विशेषज्ञ हैं और ये आईएएस की कोचिंग चलाते हैं दिल्ली में। साथ ही साथ अनअकैडमी के सीनियर प्रोफेसर है वहां पर। इनका एक लंबा अनुभव रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में। उन्होंने उसकी खुद की तैयारी की है और आज कई सारे युवाओं को मार्गदर्शन देके सफलता प्राप्त करवा रहे हैं। दिल्ली के अलावा इलाहाबाद में भी इन्होंने युवाओं का मार्गदर्शन किया और अगले क्रम में इनकी योजना है कि ये बलिया में भी युवाओं को मार्गदर्शन करें। जब हम बात करते हैं इस प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में, तो हर जिले से बालक को उठ के, बच्चे को उठ के या तो इलाहाबाद आना होता है या उसे दिल्ली जाना पड़ता है। इलाहाबाद थोड़ा कम खर्चीला है, दिल्ली ज्यादा खर्चीला है, लेकिन अगर वो अपने गृह जनपद में ही रह के तैयारी कर सकता है तो और भी कम खर्चीला होगा। इसी भावना के साथ आनंद प्रकाश जी जैसे लोगों को इनका मोटिवेशन है कि क्यों नहीं जो शिक्षा, जो संरचना दिल्ली और इलाहाबाद में है वह खुद गृह जनपद में क्यों नहीं मिले। इसी भावना के साथ आनंद ने अब नया लक्ष्य केंद्रित किया है। जब वो बलिया में आकर महीने में कुछ दिन शुरुआत करेंगे, उसके बाद परिणामों के आधार पर आगे बढ़ेंगे। कई साथी इनके साथ जुड़े हैं, हम लोग भी इनके साथ जुड़े हैं और इस तरीके से बलिया में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बेहतर विकल्प, संभावना प्रदान करना हमारा उद्देश्य होगा। संभावनाओं के अलावा एक छात्र को खुद से जो मेहनत करना होगा, उसे खुद से जो रणनीति बनाना होगा, उसके बारे में आज आनंद प्रकाश हम सभी को बताएंगे। उनका विषय है प्रतियोगी परीक्षाओं प्रशासनिक सेवा में सफलता जो है क्या भाग्य है या रणनीतिक योजना है। आपने कईयों से सुना होगा, अरे मेरा भाग्य खराब था इसलिए सफलता नहीं मिला। किसी की रणनीति तो कई लोगों की खराब होती है, रणनीति आपकी खराब है तो आपको ऐसे भी सफलता मिलना मुश्किल है। हम आनंद प्रकाश से सुनेंगे कि आखिर है क्या सफलता का मूल मंत्र, क्या है जिस मूल मंत्र के साथ यह आज कल युवाओं को सफल बना रहे हैं। इसी मूल मंत्र को जानने का हम प्रयास करेंगे। मेरा आप सभी फेसबुक लाइव देख रहे लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम लाइव के खत्म होते होते आनंद प्रकाश से उन सवालों का जवाब पूछेंगे, वो जो आपको जवाब देंगे। जो बच जाएंगे उनको हम कमेंट के बाद के थ्रू दोबारा रिप्लाई करेंगे। तो हम चलिए सुनते हैं आनंद प्रकाश चौबे को। आनंद जी। पहले तो नमस्कार सभी मित्रों को, सभी फेसबुक लाइव देखने वाले को और डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी को साभार और सहृदय धन्यवाद कि उन्होंने ये महत्वपूर्ण अवसर और कार्य और जिम्मेदारी मुझे दी है और इसके लिए बहुत ही आभार है। और जितने भी हमारे मित्र हैं उनको भी आभार है जो इस पूरे आयोजन से जुड़े हुए हैं। और एक संक्षिप्त परिचय जो उन्होंने मेरा दिया, तो एक मैं अपनी तरफ से संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं कि मेरा नाम आनंद प्रकाश चौबे है और मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, खास करके सिविल सर्विसेज की तैयारी से लगभग 1 दशक से जुड़ा हुआ हूं। हजारों बच्चों को पढ़ाने का अनुभव है। तो जो निष्कर्ष लगा कि आखिर इस तैयारी में कुछ खास किस्म के बच्चे ही क्यों सेलेक्ट हो पा रहे हैं,
कहाँ पे दिक्कत आ रही है, और मानसिक स्तर पर दिक्कत आ रही है कि आर्थिक स्तर पर दिक्कत आ रही है। तो यह जो कार्य डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है, जो मेरे बचपन के मित्र भी हैं, और इस संदर्भ में देखा जाए तो एक महान योगदान होगा कि जो हमारे ऐसे जिले हैं जहाँ के बच्चे एक तरीके से अनुकूल सुविधाओं के अभाव में, या कहीं ना कहीं आर्थिक अभाव में, या एक कनेक्टिविटी या जुड़ाव के अभाव में प्रॉपर रास्ते पे नहीं चल पा रहे हैं, तो अब वो हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम कैसे उन बच्चों को एक सही रास्ते पे लेके आए। तो हम सभी का यही उद्देश्य है कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिले, अच्छे से अच्छा सहयोग मिले, और इसमें डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में हम सब लोग जुड़े हुए। अब चलिए हम बात करते हैं अपने सेशन की, कि आखिर जो सिविल सेवाएं हैं उसकी तैयारी में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें हमारे भाग्य का महत्व है, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें एक सुनियोजित रणनीति का महत्व है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसमें आर्थिक संसाधन अगर प्रबल होंगे तो इसका महत्व होगा। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि दिल्ली या इलाहाबाद आए बिना प्रशासनिक सेवाओं, जिनको प्रचलित भाषा में हम आईएएस पीसीएस कहते हैं, तो उसमें सफलता मिलनी संभव नहीं होगी। अब ये बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने आते हैं, तो हम इन्हीं पे एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो समझते हैं कि इसमें भाग्य का कितना योगदान है। सवाल ये है कि भाग्य एक मानसिक अवस्था है। जैसे हम जब ईश्वर की पूजा करते हैं हर एक धर्मों के अंदर में, तो हमारे अंदर एक ईश्वर आस्था देता है, सबलता देता है, उसका अस्तित्व हमें हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करता है। तो कहीं ना कहीं जो भाग्य का विषय है वह कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ जाता है। तो इसका जो योगदान है, इसका जो स्तर है, वह एक लिमिट तक है, हमारी मानसिक स्तर तक। यह हमें केवल मानसिक स्तर पे सबलता प्रदान करने के लिए है। तो अगर मैं मूल रूप से बात करूं तो एक सुनियोजित रणनीति अगर अपनाई जाए तो अपने आप जो भाग्य का रास्ता है वो भी खुल जाता है। जनरली हम करते क्या है, सामान्यतया हम ये बोलते हैं कि फला व्यक्ति को बेहतर परिवार की व्यवस्था मिली, बेहतर आर्थिक संसाधन मिले, बेहतर क्षेत्र मिला, बेहतर अवसर मिले, इसकी वजह से वो सेलेक्ट हो गया और वो बड़े पदों पर चला गया, सम्मानित जीवन जीने भी हो गया। लेकिन सब ये है, सुनिश्चित नीति से आधार है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से कि हम सेवाओं तैयारी प्रारंभ कहाँ से करें। अब इसके लिए भी कई मान्यताएं हैं। मान्यताएं ये हैं कि सिविल सेवाओं की तैयारी, कुछ लोग आपसे कहते होंगे कि भाई आप ग्रेजुएशन के बाद करो, कुछ लोग कहते होंगे कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करो, कुछ लोग आपसे कहेंगे कि आप सिविल सेवाओं की तैयारी तब करो जब आपका मन करे। मतलब हो सकता है इसमें आपको 25 साल लगे, इसमें आपको 28 साल लगे। कुछ लोग कहेंगे कि पहले आप कोई जॉब पकड़ लो फिर तैयारी करो। तो इसमें भी अलग अलग विचार समझ में आते हैं, हम एक एक करके इसको समझते हैं। पहली बात यह है कि अब इस पे क्या निर्भर करेगा। अगर आपके आर्थिक संसाधन ठीक हैं, मतलब एक सीमा तक ठीक है, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का भी महत्व बढ़ रहा है, तो अगर एक सीमा तक ठीक है तो आप इस तैयारी को प्रारंभ से ही कर सकते हो। खास करके अगर मैं जो एक हमारा ग्राउंड दिखाई देता है। क्या हुआ क्या? आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ, आ रही है, आ रही है। अच्छा ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि देखो, अब जब हम तैयारी करते हैं, तो हमारे सामने कई तरीके की बाधाएं आती हैं कि आखिर हम तैयारी कहाँ से शुरू करें, किस दशा में, किस दिशा में तैयारी करें। तो इसकी बातें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालती है, तो हम एक एक करके उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि अगर हमारे आर्थिक संसाधन थोड़े ठीक हैं, हर एक व्यक्ति की अपनी अलग पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, अलग आर्थिक स्थिति होती है, अलग उसका विकास होता है। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक है तो आप इंटरमीडिएट के बाद ही अपनी तैयारी को आधार दे सकते हो। हालांकि उम्र सीमा तो 21 साल है न्यूनतम,
और अधिकतम अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी में 32 साल तक आप इस सेवाओं की तैयारी कर सकते हो, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपको 35 साल तक अवसर मिलते हैं, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हो तो 37 साल के अवसर मिलते हैं। अब सवाल ये है कि हम, अब जो अवसर तो इतने दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम बेहतर प्रिपरेशन के लिए कौन सी टाइम पे स्टार्ट करें। तो बेहतर प्रिपरेशन के लिए एक सवाल है राहुल का कि वो कुछ समय से स्टडी कर रहे हैं और याद नहीं होता है। देखिए राहुल, आपको याद करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो आपको बुनियादी अपनी अवधारणाओं को ठीक करना होगा। उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। समस्या क्या होती है कि हम केवल तथ्यों का अंबार लगाते जाते हैं, और वो तथ्य हमारे ब्रेन की एक कैपेसिटी है। हमारा जो ब्रेन का जो सेरिब्रम वाला हिस्सा है वह याद करने की क्षमताओं से संबंधित है। तो हमारी ब्रेन की एक कैपेसिटी है। अगर मैं इसकी तुलना ऐसे करूं कि जब हम कोई यात्रा करते हैं और जब हम ब्रीफकेस में बहुत सारे सामान रखते हैं, तो दो तरीके से हम सामान को रख सकते हैं। एक तो हम अव्यवस्थित तरीके से सामान को भर सकते हैं, कपड़ों को या अपनी जरूरी सामान को, और दूसरा हमारे पास तरीका है कि व्यवस्थित तरीके से हम उस ब्रीफकेस में सारे सामान की पैकेजिंग करें। तो ब्रेन भी हमारा कुछ ऐसा है। अगर आप बेतरतीब सूचनाओं को भरते जाएंगे, केवल जानकारियों को या फैक्ट्स को इकट्ठा करते जाएंगे, तो उसकी लंबे समय तक ग्राह्यता या जो उसकी मेमोरी होगी नहीं होगी। तो हमारा सवाल ये है कि हम इसको लंबे समय तक कैसे याद रखें। तो समस्या कहाँ होती है, जो हजारों बच्चों को पढ़ाने के बाद मेरा अपना अनुभव है कि समस्या कहाँ होती है कि एक तो प्रॉपर तरीके से हम अवधारणाओं को नहीं समझते हैं। अगर अवधारणाओं को समझना है तो हमें बुनियाद एनसीईआरटी को बनाना होगा। अब सवाल मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर कितनी बार एनसीईआरटी को पढ़े और किस से किस क्लास तक एनसीईआरटी को पढ़े। तो इसमें दिक्कत ये है कि अगर आपकी थोड़ी बहुत समझ हो गई है, जैसे आपने कहा कि मैंने कुछ समय तक तैयारी कर ली है, तो आप 11th-12th की एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो। और अब उसके लिए कोई समस्या भी नहीं है। ई पाठशाला आप जो प्ले स्टोर में जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप पढ़ाई कर सकते हो। दोनों माध्यमों में उपलब्ध है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने एकदम प्रारंभिक अवस्था से ही तैयारी शुरू की है, तो 6ठी से लेके और 12वीं तक के लगभग सभी विषयों, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, जिसे आप जो पॉलिटी कहते हो, और जो सामान्य विषय हैं विज्ञान संबंधी, इन सब की जानकारी धीरे धीरे बटोरना शुरू कर दे। आपकी बुनियाद ठीक होगी। अब सवाल यह है कि एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़ें। एनसीईआरटी एक तरीके का जंतर जैसा है। आप जितनी बार पढ़ोगे एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे हम गीता को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, बाइबिल को पढ़ते हैं, तो हमें एक अलग दृष्टिकोण मिलता है। तो एनसीईआरटी एक सरकार की रिसर्च विंग है जो शिक्षा के मामले में काफी सारा रिसर्च करती है। तो अगर हम उसको बार बार पढ़ेंगे तो दो चीजें क्लियर होंगी। एक कि वास्तव में हमारा जो संविधान है, हमारी जो सरकारी व्यवस्था है, उसके लिए किस तरीके की विचारधारा होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रशासन में जुड़ने जा रहे हो। तो आप एटलीस्ट जर्नलिस्टिक लैंग्वेज का तो प्रयोग नहीं करोगे, पत्रकारिता की भाषा का तो कतई प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखें, उसको बार बार पढ़ें। एक और सवाल है सम्राट का। गुड आफ्टरनून सम्राट। यूपीएससी की तैयारी आप शुरू करना है आपको, लेकिन अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हुआ। हाँ बिल्कुल, मैं उसके लिए भी यही बता रहा था कि अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप फाइनल ईयर में हो तो भी आपको दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करो, एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दो। अब एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ोगे, कम से कम ऐसा मान के चलो कि 5 से 7 बार आप एनसीईआरटी को एक सिंपल रीडिंग करो। देखो पढ़ने का तरीका क्या होता है, जब हम किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं तो वो हमारी सेकेंडरी ब्रेन में चला जाता है, द्वितीयक मस्तिष्क में। जैसे मैं अगर आपसे सवाल करूं कि 2 × 2, तो आपको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत से जवाब दोगे कि इसका उत्तर हो जाता है लगभग 4। आपने कह दिया कि 4 उत्तर होता है। मैं आपसे आपका नाम पूछूं तो आप सहज ही बोल दोगे कि मेरा नाम XYZ है। ऐसा क्यों हो रहा है?
कभी आपने सोचा इसके बारे में? क्योंकि वो बातें बार बार रिपीट करने के कारण हमारी द्वितीयक मस्तिष्क में चली गई है, सेकेंडरी ब्रेन जिसे कहते हैं। तो हमें यहाँ भी यही ध्यान देना है कि तैयारी के समय एक चीज को बार बार रिवाइज करेंगे तो बेहतर अवस्था बनेगी। तो एक सवाल का जवाब तो हो गया राहुल जी का। अब इन्होंने ये सवाल किया कि मैं ग्रेजुएशन में हूं तो मैं तैयारी कहाँ से शुरू करूं? तो बहुत सिंपल है, आप एनसीईआरटी उठाएं, पिछले साल के प्रश्न पत्र उठाएं, कम से कम 5 साल का प्रीवियस ईयर का जो प्री का सवाल होगा, जो मेंस का सवाल होगा, उसको उठाएं और उसको कम से कम 1 महीने तक बार बार रिवाइज करें। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? आपको एक अंतर ज्ञान विकसित होगा, एक तुलनात्मक ज्ञान विकसित होगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके की जो हमें विचारधारा चाहिए, हमें किन मुद्दों पे फोकस करना है सिलेबस के अंदर में। एक चीज सभी बच्चे हमेशा याद रखें, जिसको मैं बार बार कहता भी हूँ, और जो सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि वो केवल पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। तो उनको करना क्या चाहिए? पढ़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ना। क्या है? ये तो जरूरी है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि छोड़ना क्या है। आज के समय में स्मार्ट स्टडी का बहुत महत्व बढ़ गया है, और यही कारण है कि जो बच्चे आईआईटी से आते हैं, जो बच्चे आईआईएम से आते हैं, वो एग्जाम को जल्दी क्वालिफाई कर लेते हैं बनिस्पत कि हमारी जो अन्य यूनिवर्सिटीज हैं या जो अन्य प्रतिस्पर्धी हैं। ऐसा है कि मस्तिष्क में कोई अंतर नहीं है, जिन क्षेत्रों से वो गए हैं उसमें भी कोई अंतर नहीं है। अधिकांशतः बच्चे यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, इन्हीं राज्यों से तो होते हैं। तो सवाल ये है, जो कहते हैं माध्यम का भी फर्क आ जाए, माध्यम का भी सवाल नहीं है। सवाल ये है कि किसी और टच कर दो। तो वो बच्चे बहुत प्रोफेशनली पढ़ते हैं। एक विज्ञान पढ़ा हुआ बच्चा वो इतिहास को भी वैज्ञानिक नजरिए से पढ़ता है। अब वो वैज्ञानिक एनालिसिस होगी क्या कि भाई पिछले साल में किन किन मुद्दों के ऊपर फोकस किया गया, उसकी वो पूरी एक चार्ट बना लेंगे, पिछले 5 साल के आंकड़े देख लेंगे, किन क्षेत्रों से फ्री में सवाल किए गए, फिर उस पे खास प्रश्न कर लेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे। तो उन्होंने बहुत सारे मैटर को छांट दिया। हम जनरली गलती क्या करते हैं? हम बहुत सारी टीचर्स की नोट्स बटोरते रहते हैं, बहुत सारी आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं वो देखते रहते हैं, और मूल रूप से हम ये भूल गए कि हमें एक सीमित दायरे में स्मार्ट वर्क करना है। आप एक प्रश्नकारी बनोगे तो आप क्या करोगे? एक बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय लोगे, एक लीडरशिप की भूमिका में होगा आपका। तो वहां पे आपको कोई क्लरिकल जॉब नहीं करनी है। हालांकि जॉब कोई भी बुरी नहीं है। गांधी कहा करते थे कि व्यक्ति अगर ईमानदारी से कोई भी कार्य करे, चाहे वो स्वीपर का ही काम क्यों ना हो, तो हर एक चीज गुणवत्ता पूर्ण है। यहाँ क्लरिकल बोलने का मतलब केवल सिर्फ इतना है कि एक काम होता है जिसमें आपको बहुत सारे ऑफिस वर्क करने होते हैं, और एक जो डीएम, एसडीएम या अन्य प्रशासनिक सेवाओं में काम होता है कि वो जो आपको एक लीडरशिप देनी होती है। तो यहाँ पे आपको सुविकसित करनी है, बहुत सारे काम को छोटे में सीमित करना है, माइक्रो लेवल तक लेके आना है। तो सलाह आपके लिए ये होगी ग्रेजुएशन स्तर पे कि पहले तो आप एनसीईआरटी पढ़ें, पिछले साल के प्रश्न पत्र लें, और इसके बाद आप क्या करें? प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस कम से कम दिन में एक बार जरूर देखें। अगर आपने ये 21 दिन तक अभ्यास किया तो ये बात की लिखित गारंटी है कि आपको समझ विकसित होने लगेगी। आपको ये भी समझ विकसित होने लगेगी कि हम समाचार पत्रों को कैसे पढ़ें। कि हर एक शिक्षक, हर एक सफर हम समाचार पत्र भी पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि समाचार पत्र तो पेज 1 से लेके और पेज 22 तक दिया होता है। लोग द हिंदू पढ़ते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। तो सवाल यह है कि आप सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमें इसी के ऊपर फोकस करना है। आशा करता हूं कि आपको ये आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो जब मैं बात कर रहा था कि सुनियोजित रणनीति की,
यही हमारा मुद्दा था। तो सुनियोजित रणनीति में आता क्या है आखिर? आखिर हम आनंद, एक बेहतर आनंद, स्ट्रेटजी कैसे बनाएं? क्या आनंद, अगर ये मैं स्ट्रेटजी हमारे गृह क्षेत्र तक ही मिल जाए तो क्या हमें इलाहाबाद और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में आके तैयारी करने की जरूरत है क्या? तो इन सब का उत्तर है कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है अगर आपको बेहतर मार्गदर्शन, बेहतर सुनियोजित रणनीति बनाने में अगर आपको मार्गदर्शन यहाँ पे कुछ मिल जाए, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको एक बेहतर मार्गदर्शन मिल जाए। अब मैं स्टेप बाय स्टेप तैयारी के चरणों को बता रहा हूँ कि कैसे हम जल्दी से जल्दी और तुरंत से तुरंत सफलता पा सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अब जब लॉकडाउन खत्म होगा तो देखो लॉकडाउन में आजकल हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं कि भाई आजकल ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट नहीं हो रही हैं और हम बहुत सारा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी बहुत सारी योजनाएं थी और जो हमने डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह और अन्य मित्रों के साथ जो है चर्चा भी की थी, तो हम बहुत जल्दी ऑफलाइन भी स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन भी काम उस पर चल ही रहा है। तो हम इसके ऊपर व्यापक परियोजना के ऊपर काम करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ग्राउंड लेवल पे छोटे शहर, खास करके हमारा जो गृह क्षेत्र है, वहां तक भी एक अच्छी और स्टैंडर्ड वाली सूचना और ज्ञान मिल पाए, एक बेहतर मार्गदर्शन मिल पाए, जिससे कि कम बजट में हम अधिक सफलता दे पाए। अब जहां तक इसका सवाल है, एक और सवाल है निरंजन का कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। बिल्कुल निरंजन, मैं उसी की बात कर रहा था आपसे कि न्यूज़पेपर पढ़ते समय, जैसे मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं, समझिए इस बात को। मान लीजिए कि हमारी पॉलिटी के सेगमेंट में अगर आपने कुछ तैयारी की होगी, तो उस आधार को मैं ये सोच के उदाहरण दे रहा हूं कि अगर पॉलिटी के सेगमेंट में एक चैप्टर है भारत का संविधान, इंडियन पार्लियामेंट। अब इंडियन पार्लियामेंट का काम क्या है? भारत की सर्वोच्च संस्था है जो कानून बनाती है, बहुत इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि इसकी सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि जब संसद कोई कानून बनाती है तो वो कानून हमारा एक अगला विषय होगा। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, न्यूज़पेपर में छपा कि भारत की संसद अब एक बिल बनाने जा रही है जिसमें कि ऑनलाइन जो गेमिंग है बच्चों की, जो ऑनलाइन गेमिंग है उसमें क्या होगा, ऑनलाइन गेमिंग, तो उसके लिए नियंत्रण के लिए कानून बनाने जा रही है, नियंत्रण के लिए कानून बनाने जा रही है। क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से बच्चे क्या हो रहे हैं, एडिक्ट हो रहे हैं, बच्चे हिंसक प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब ये हमारे लिए एक एक तरीके का मार्गदर्शन हो गया। हमने नोट्स उठाया और वहां पे लिख लिया कि भारत की संसद ने इस बिल के तहत यह प्रोविजन उठाया है और अभी वो बिल पास हुआ है या नहीं उसके बारे में स्थिति लिख लेंगे। अब ये कहाँ काम आएगा? आपको इंटरव्यू में काम आएगा, आपको मेंस में लिखते समय काम आएगा कि भारत की जो संविधान है उसने संसद को यह अधिकार दिया हुआ है कि समय परिस्थितियों के अनुकूल क्या करे, कानून बनाए जाए। आ रहा है आपको समझ में? तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको बहुत काट छांट के पढ़ना होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। बहुत सारी राजनीतिक न्यूज भरी होती है। राजनीतिक न्यूज का मतलब कि फला पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने ये किया, फला पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने ये किया। तो हम उस न्यूज को अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। अब आपका सवाल होगा कि सर क्या प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी के स्टेटमेंट्स को कैसे हम यूज करें? तो बड़ा आसान है निरंजन, आप क्या करोगे, और ये सभी के लिए बड़ा एक अच्छा विचार होगा तैयारी के लिए, कि जैसे मान लो प्रधानमंत्री जी ने कोई भाषण दिया तो उसमें से कौन सा हमारे काम के लायक हो सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, जो लोकल है इसको वोकल बना के ग्लोबल बना देंगे। तो अब ये हमारे लिए टैगलाइन होगी और अब हम इसको अपने नोट्स में लिख लेंगे, कहीं भी हम इसका प्रयोग करेंगे तो अच्छे अंक आएंगे। एक और बात, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करते समय आपको दल निरपेक्ष रहना है, आपको धर्म निरपेक्ष रहना है। किसी भी धर्म, किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना है। तो फिर आप सवाल करोगे कि सर प्रधानमंत्री का नाम क्यों ले? क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वह किसी राजनीतिक दल के नहीं है। आ रहा है समझ में? प्रशासनिक सेवाओं में तटस्थता एक सबसे बड़ा गुण है।
न्यूज़पेपर में बहुत सारी कॉलम होती है, जैसे खेल वाली कॉलम होती है, साइंस टेक की कॉलम होती है, उसको अवॉइड करें, उसको मैगजीन से पढ़ें, काफी सारा समय खराब हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान देना है। अब न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़े कि नहीं पढ़े, ये भी सवाल है, जो संपादकीय का हिस्सा होता है। जैसे संपादकीय में छपा हो कि अवसाद को कैसे कम करें, तो अब अवसाद के ऊपर खूब सारे लेख हैं, क्योंकि हाल फिलहाल की घटनाओं में अवसाद एक राष्ट्रीय चर्चा का विषय हो गया है। तो अब डेली डेली अवसाद के ऊपर अगर आपने मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर दिया, तो ये अपने आप में एक अवसाद क्रिएट कर देगा, ठीक है। सो मेरा एक ओपिनियन है इस पे कि आप एक स्टैंडर्ड विचार बना लीजिए कि अवसाद के कौन कौन से कारण हैं, अवसाद के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, समाज के स्तर पे, घर के स्तर पे, मेडिकल स्तर पे, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग क्या लिए जाने चाहिए, और उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करिए। डेली डेली उसी टॉपिक पे मत पढ़िए, क्योंकि मीडिया में क्या होता है, चाहे प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक ही न्यूज के ऊपर वो जब तक वो न्यूज चलता रहेगा ना, जैसे भारत चीन रोज छपेगा, भारत पाकिस्तान रोज छपेगा जब वो न्यूज में होगा, तो इसको अवॉइड करें, एक स्टैंडर्ड ओपिनियन बना ले, उसका नोट्स बना ले और देखें पूरे आर्टिकल में कि कुछ काम लायक है कि नहीं, फिर अवॉइड कर दें। जैसे अगर लिखा जाए किसी राजनीतिक दल के बारे में ये बचेगा कि नहीं, तो उसके बारे में उसको छोड़ दें। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो आप तैयारी करते हो, और जैसे अभी लिखा आपने कि ये संजीवनी की तरह, बिल्कुल ठीक बात। अगर आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, यही वजह है कि जो लोग अच्छे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं वह इन सेवाओं को 21-22 साल की उम्र में निकाल लेते हैं। और अगर न निकलने की स्थिति होगी, तो जैसे अनिल त्रिपाठी जी ने कहा कि यह एक संजीवनी जैसा होगा, तो उसी की मैं बात कर रहा था कि बिल्कुल सही बात है। अगर मार्गदर्शन ठीक ना हो तो आप दिग्भ्रमित हो सकते हैं, आपके बहुत वर्ष केवल इसमें खराब हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि यह मटेरियल या यह सिलेबस को हैंडल कैसे करना है। आप बहुत सारे बच्चों से बात करोगे तो वो बड़ा सेंटिमेंटल होते हैं, भावुक। खास करके इलाहाबाद में ये प्रवृत्ति दिखाई देती है, दिल्ली में भी यही प्रवृत्ति दिखाई देती है, क्योंकि बच्चे या तो दिल्ली या तो इलाहाबाद दिखाई देते हैं, कुछ बच्चे पटना में भी तैयारी कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट नॉर्थ इंडिया में जो सेंटर है, वहां पे बच्चों की समस्या ये हो रही है कि वो भावुक ज्यादा हो जा रहे हैं और प्रोफेशनल कम हो रहे हैं। इसको अगर हमें प्रोफेशनल लेवल पे डील करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो अब सुनियोजित रणनीति की मैं बात कर रहा था, तो न्यूज़पेपर को पढ़ते समय इस बात को ध्यान दे कि बहुत सारा मटेरियल हमें कट करना होता है। दूसरी बात कि अगर सरकार विरोधी वक्तव्य ज्यादा लिख रहा है न्यूज़पेपर, जैसे मैं द हिंदू की बात करूं, वर्तमान समय में द हिंदू और सरकार के मध्य में बिल्कुल एकदम कटुता आ गई है, बिल्कुल भी स्थिति ठीक नहीं है। अगर मैं हिंदी न्यूज़पेपर की बात करूं तो उसमें भी जैसे दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक भास्कर या नवभारत टाइम्स, ये सारी बातें भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी। मतलब ये न्यूज़पेपर भी ठीक है, लेकिन किसी भी न्यूज़पेपर को आप कैसे पढ़ोगे, उसको पढ़ने के लिए आपको सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी होगी। वहां से आपने टॉपिक देखा, वहां पे लिखा है कि मिसाइल तकनीक, तो अगर मिसाइल तकनीक के ऊपर कुछ छपा है न्यूज़पेपर में, तो वो वाला पोर्शन हमने देखा और फिर उसको करके हम बाहर आ गए। किताबों का प्रयोग कैसे करें, बहुत सारी किताबें हमारे पास हैं, अंबार लगा हुआ है, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की सलाह दिखाई दे रही है, कंफ्यूजन बहुत गहरा है। किताबों को डिक्शनरी जैसा यूज करें। कैसे यूज करते हो आप डिक्शनरी? अगर मुझे किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही है, तो मैं सीधे डिक्शनरी तक जाऊंगा, उस शब्द का अर्थ देखूंगा और फिर बाहर चलाऊंगा। अगर मुझे नहीं समझ में आया, मैं उदाहरण दे रहा हूं, अगर मुझे नहीं समझ में आया कि राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया क्या है, अकबर का क्या योगदान था इस देश में, महात्मा गांधी ने कैसे इस आंदोलन को एक नई दिशा दी, भारत की ज्योग्राफी में कच्छ का क्षेत्र किधर है, किधर नर्मदा नदी बहती है, बे ऑफ बंगाल की लोकेशन क्या है, तो मैं वो टॉपिक किताब में सर्च करूंगा और फिर उसको बंद कर दूंगा। ये होती है डिक्शनरी बेस्ड पढ़ाई। इसका फायदा क्या होगा आपको? इसका फायदा ये होगा कि आपका एक बहुमूल्य समय तैयारी में बच जाएगा। जनरली हम जब किताबें खरीद के लाते हैं तो हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक
लगातार पढ़ते जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यह एग्जाम स्ट्रेटजी अधिक है और दूसरी अन्य कोई भी चीज का योगदान एकदम नेग्लिजिबल या गौण है। अब मैं शुरू से एकदम बात कर रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट। ये तो उन लोगों के सवालों के जवाब थे जिन्होंने मेरे से सवाल किया। आपके और भी जो प्रश्न होंगे आप मेरे से कर सकते हैं। अब मैं एक स्ट्रेटजी डिस्कस कर दे रहा हूं कि कहां से तैयारी शुरू करें। पहले तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लो, कम से कम 5 साल का। उसके बाद आप सिलेबस रख लो। अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हो या आईएएस की तैयारी करते हो तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल पहले अरविंद सक्सेना जी जो यूपीएससी के चेयरमैन थे, उन्होंने सभी राज्य लोक सेवा आयोगों के साथ एक बैठक की और उन्होंने कहा कि जो आईएएस और पीसीएस की एग्जाम प्रक्रिया है, परीक्षा प्रणाली है, इसको बराबरी के स्तर पर लाया जाए। क्योंकि प्रशासन में कहीं ना कहीं जो आईएएस बनता है और जो पीसीएस बनता है तो सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी का भेद खड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति जो आईएएस है वो अपने को श्रेष्ठ समझेगा, जो पीसीएस है कहीं ना कहीं दबासा रहेगा, क्योंकि वो सिलेबस का अंतर भी पैदा हो जाता है। तो अब उसको बराबरी पे लाने की कोशिश की जा रही है, तो सिलेबस लमसम एक हो रहा है। आपने गौर किया होगा, ठीक है। जो लोग तैयारी अभी स्टार्ट करना चाहते हैं वो सिलेबस देखेंगे तो उनको लगेगा लमसम एक ही सिलेबस है, ठीक है। एक और सवाल है रोहित का, ईज ऑफ ओवर इंफॉर्मेशन। किसी टॉपिक को कम कुछ ढूंढते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। हाँ बिल्कुल, राइट राइट रोहित, राइट, दैट इज माय इशू। यू मस्ट हैव टू कट योर इंफॉर्मेशन, दिस इज माय इशू एंड दिस इज माय कंसर्न, because there are lot of information available everywhere, online, offline, so there is a high probability of confusion. So my opinion is here to reduce your material. You must focus on the syllabus, on the previous year question paper for the better understanding of the topic. और इसी की मैं चर्चा कर रहा हूं कि आपको कैसे तैयारी को एकदम आधार देना है। पहली चीज तो आपको पिछले साल के प्रश्न पत्र, गीता, महाभारत, हनुमान चालीसा जैसा रटना होगा। सिलेबस आपको देखना होगा। अगर आप पीसीएस आईएएस मिला के तैयारी करना चाहते हो तो उसको मिला के तैयारी करनी होगी। इसके बाद आपको एनसीईआरटी खरीदने होंगे या ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। एनसीईआरटी में कैसे पढ़ाई करें? एनसीईआरटी में अगर आपने कुछ तैयारी कर ली है तो एनसीईआरटी में आप क्या करोगे, 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे, चाहे वो इतिहास विषय के संबंधित हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, इसका ध्यान दें। अब सवाल ये उठता है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें कि न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। ओल्ड एनसीईआरटी केवल और केवल इतिहास के लिए कारगर होगी, अन्य के लिए नया भी चल जाएगा, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी में किसकी एनसीईआरटी पढ़ें? तो बिपिन चंद्र की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो रामचरण शर्मा की जो इतिहास है प्राचीन, बहुत महत्वपूर्ण है। सतीश चंद्र की जो मध्यकालीन इतिहास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम अब कहां से स्टार्ट करेंगे? एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद कहां पे आते हैं? एडवांस टेक्स्ट के ऊपर आते हैं। अब जब हमने एनसीईआरटी से अपनी समझ बना ली तो हम एडवांस टेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब उसमें हम कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को देखेंगे। हमारी आगे भी जो सेशंस आएंगी इससे संबंधित सबके सहयोग से, और इसमें नेतृत्व डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह जी का है। मैं इसके लिए फिर से उनको एक आभार देता हूं कि देखो, सोचते बहुत सारे लोग हैं लेकिन कर कोई ही पाता है। तो ये इनका बहुत ही सराहनीय प्रयास है और मैं बार बार इसको एक धन्यवाद के संदर्भ में देख रहा हूं। तो जब हमारी सेशंस आएगी तो हम इसमें और भी डिटेल में चर्चा करेंगे और करते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को देखते हैं पहले। अब उसमें हमने एनसीईआरटी का मटेरियल 4-5 बार पढ़ लिया, उसकी अपनी नोट्स बना ली। कुछ लोग सवाल करते हैं कि सर मार्केट में एनसीईआरटी का जिस्ट अवेलेबल है, ले क्या? वो पूरी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद काम करेगी, रिवीजन के लिए होगी, उसको अपने ज्ञान का आधार न बनाए। एनसीईआरटी कोई बहुत भारी भरकम मटेरियल नहीं है। जब एडवांस किताबों की बारी आती है, एडवांस किताबों का, अब एनसीईआरटी तो एक बेसिक लेवल की जानकारी हो गई। जब एडवांस किताबों की बारी आएगी तो आप क्या करोगे, कुछ लिस्टिंग बनाओगे जिसको हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण सी किताबें हैं। तो महत्वपूर्ण पुस्तकों की आपने एक सूची बना ली।
जैसे बिपिन चंद की मॉडर्न इंडिया एडवांस लेवल पे भी आती है, ठीक है, तो हमने वो एक सूची ले ली। रामशरण शर्मा जी की आती है प्राचीन इतिहास, हमने उसकी एक सूची बना ली। और हमने क्या किया, सतीश चंद की एडवांस भी किताब आती है मिडिवल हिस्ट्री की, ठीक है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो खुल्लर साहब की किताब बहुत अच्छी मानी जाती है, दैट इज वेरी वेरी गुड, तो उसको हमने ले लिया। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो लूसेंट की सहायता हम ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन में कोई भी मटेरियल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सबकी सूची अगर हमने बना ली तो इसको हम डिक्शनरी जैसा यूज करेंगे, ये पहले ही मैंने बता दिया है। डिक्शनरी मतलब ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, मैंने टेक्स्ट बुक खोला, उस चैप्टर को पढ़ा और वापस से मैं आ गया अपने पढ़ाई के ऊपर। अब इसके बाद क्या करोगे आप, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे, इस बात का आप ध्यान रखें। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग आपको करनी ही करनी है, यह कंपलसरी है। कैसे करोगे, सिलेबस ओरिएंटेड करोगे। आपको कैसे पता लगेगा कि किस तरीके के सवाल बनते हैं न्यूज़पेपर से, वो आप जब पेपर एनालिसिस करोगे ना बैठ के, वो टीचर भी करवाते हैं, जैसे हम लोग भी करवाते हैं। तो अब उसमें क्या करते हैं कि हम पूरे पेपर को उठाते हैं और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाते हैं और बताते हैं कि कैसे इसे यूज किया गया है, ठीक है। तो ये भी करते हैं हम, आप भी अपने से करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो और आपको पता लगेगा कि किस स्ट्रेंथ के सवाल न्यूज़पेपर से पूछे गए हैं। माध्यम का क्या फर्क होता है, कोई खास फर्क नहीं है, ये चीज ध्यान देना। माध्यम से ज्यादा जरूरी है मार्गदर्शन। कितने सारे हिंदी माध्यम के लोगों ने भी एग्जाम को टॉप किया है। माय इशू इज देयर इज नो डिफरेंस इन द मीडियम, हाउएवर समवेयर हम बोल सकते हैं कि कुछ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सिलेक्शन और सिलेक्शन न लेने में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सवाल यह है कि आपकी समझ क्या है, सवाल यह है कि आप सिलेबस को कैसे अप्रोच करते हो, आप कितना अभ्यास करते हो। अब जब आपने किताबों की सहायता ले ली है तो आपका आपका अगला चरण यह है कि अपनी टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो एक चीज याद रखना कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। इन सब के अलावा आपको हफ्ते में एक दिन क्या करना होगा, एक दिन आप छुट्टी पे रहो। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि सातों दिन पढ़ाई के मूड में होते हैं और वो अपने लिए एंटरटेनमेंट या अपने मस्तिष्क में कुछ इनोवेटिव या कुछ नवाचार के लिए समय नहीं बचाते हैं। यह रॉन्ग तरीका है। आपको 7 दिन के अंदर में एक दिन कुछ भी नहीं करना है, अपने मन या हॉबी की विषय वस्तु को लेके आना है अपनी जिंदगी में, जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री हो पाओ। ये एक लंबी तैयारी है, इसमें क्या क्या चाहिए होता है, परसेवरेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, लंबे समय तक टिके रहना होगा, मनोबल को बनाए रखना होगा, योग को अपनी दिनचर्या में ले आए, फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम करें जो दयानंद सरस्वती, गांधी जी और विवेकानंद करते थे। इसके अलावा क्या करना होगा, आपको हफ्ते में 4 दिन अगर कोई नई चीज पढ़ रहे हो तो 2 दिन हफ्ते के, मान लो मंडे से थर्सडे तक आपने पढ़ाई की, किस बात की, आपने कोई नया सिलेबस टच किया, मान लो कोई नया पॉइंट जैसे अफ्रीका के बारे में पढ़ा, तो अंतिम 2 दिन क्या करोगे, अभ्यास करोगे। अंतिम 2 दिन अभ्यास करोगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो इसको ध्यान देना है, इसको अभ्यास करोगे। अभ्यास के बाद एक दिन आराम करोगे, फिर अगले दिन मंडे से एनर्जेटिक होके आप काम करोगे, ठीक है। और ये सारे काम आप एकदम रेगुलर करोगे, पूरे उत्साह के साथ करोगे। इस बीच में अपने मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य सबका ध्यान देना है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो हमारा मस्तिष्क ही सही से काम नहीं करेगा। जनरली वी आर नेग्लेक्टिंग आवर हेल्थ इश्यूज, एंड व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। एकदम प्रॉब्लम खड़ा होगा वहां पे। और वो प्रॉब्लम कौन सा होगा कि अब मान लो जिस दिन सेलेक्ट हो गए उसी दिन अस्वस्थ हो गए, प्रशासन में जाने के बाद अस्वस्थ हो गए, देन तो इसका भी थोड़ा बहुत ख्याल रखते रहें और तैयारी को अपने आधार बनाएं। इन सब के अलावा एक बहुत जरूरी चीज है, वो है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन के बिना महान से महान व्यक्ति भी अपनी महान क्षमताओं के साथ नष्ट हो जाता है।
तो याद रखें, सिकंदर के पास अरस्तु जैसा महान मार्गदर्शक था, चंद्रगुप्त मौर्य के पास चाणक्य जैसा महान मार्गदर्शक था। तो आपको अपना मार्गदर्शक चुनना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है आपके पास, ठीक है। और ये ना सोचें कि बिना मार्गदर्शक के ही काम चल जाएगा। सचिन तेंदुलकर को भी रमाकांत अचरेकर की जरूरत थी। तो हमेशा याद रखें कि शिक्षक की भूमिका जीवन में होती ही है, और यही बात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो लिविंग लेजेंड माने जाते हैं, उनके अंदर भी दिखाई देता है, ठीक है। और यही देखो, आपको डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह का भी यही कोशिश है ना, कि आपके क्षेत्र तक, मतलब हमारे क्षेत्र तक, हम सब लोगों को एक ऐसी व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों तक जो जानकारी का अभाव है, जो मार्गदर्शन का अभाव है, वो मिल पाए। तो एक महान उद्देश्य है। आप जितनी सक्रियता से जुड़ेंगे, उतना ही हमारा भी रेस्पॉन्स कैसा होगा, अच्छा होगा। आ रहा है समझ में? तो हमें इस तैयारी को इस तरीके से आधार बना के चलना है। अब मैं आशा कर रहा हूं कि जो मैंने कुछ इस सीमित समय में आपको समझाने की कोशिश की है, तो आपको समझ में आया होगा, और हम अपनी सेशंस को समय समय पे जारी रखेंगे। डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह का जो ये अभियान है, इसको एक बड़े लेवल तक ले जाने में हम सबका पूर्ण सहयोग तो है ही, आपका भी, जो जो लोग इसको सुन रहे हैं, वह उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपने अपने जो संबंधित लोग हैं, जिन लोगों को प्रॉपर सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं, वो इस अभियान से लोगों को जोड़ें और अपना भी एक सक्रिय योगदान दे इसमें, ठीक है। ये एक, देखो क्या होता है हमारे यहाँ भारत में, एक दिक्कत ये होती है कि हम क्या करते हैं कि हम चीजों को, जो अच्छी चीजें भी होती है ना, वो लोगों तक प्रसारित नहीं करते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको एक अभियान मान के और खुद भी लाभ लेना है और दूसरों तक भी लाभ को पहुंचाना है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि हम अपनी अन्य जो कार्यक्रम होंगे ऐसे ही करते रहेंगे डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में। मैं एक बार फिर आभार और अभिनंदन करता हूं डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह का और आप सभी लोगों का, कि आप लोगों ने धैर्य पूर्वक मुझे सुना और ये अवसर दिया। तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर से मिलते रहेंगे ऐसे ही। नमस्कार सभी लोग। धन्यवाद आनंद। जैसा कि आनंद ने बताया कि आपको भाग्य की जरूरत है, कि रणनीति की जरूरत है, कि दोनों को जरूरत है। साथ ही साथ आप कैसे पढ़ें इसके बारे में उन्होंने बताया। और जो थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी एक मस्ट है एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, परंतु उसे पढ़ना कैसे है यह बहुत जरूरी है। उसके बारे में भी आनंद ने आपको बताया। मैं विश्वास रखता हूं कि मैं विश्वास रखता हूं कि हम लोग इस प्रकोप के समय से बाहर आएंगे और अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देंगे। जब तक संभव नहीं है, हम मिल बैठ के कुछ प्लान कर रहे हैं, जिससे ऑनलाइन मीडियम से माध्यम से भी आपको आनंद का मार्गदर्शन, आनंद प्रकाश जी का मार्गदर्शन मिले। यह तय है कि किसी संसाधन के अभाव में, एक मार्गदर्शक के अभाव में आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आप आनंद प्रकाश जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जिस भी तरह से सहयोग लेना चाहेंगे, और जैसा कि वो बता रहे थे कि हर एक को मार्गदर्शक की जरूरत है, चंद्रगुप्त को मार्गदर्शक की जरूरत पड़ी, हर बड़े राजा को, हर बड़े जो इतिहास में सफल हुए हैं, उनको एक मार्गदर्शक की जरूरत रही है। और उस मार्गदर्शक को आप जब ढूंढने जाते हैं तो सबसे पहला जो उसका शर्त है वो है विश्वास। आपको अपने मार्गदर्शक के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। आप निश्चित तौर पर विश्वास रखिए। हम लोग एक पूरे कंक्रीट प्लान के साथ आपके सामने आएंगे, आपके तैयारी में सहयोग करेंगे। और इस बीच कभी भी आपका, मुझे लगता है जितने भी क्वेश्चंस आए थे आनंद ने सभी का जवाब दिया। इसके अलावा भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समय मिलने पर आनंद प्रकाश जी इनका जवाब देंगे। बहुत मुश्किल से समय निकाला गया है,
ये अभी लगातार ऑनलाइन में, जब ऑफलाइन मीडियम खत्म हो चुका है, ऑनलाइन माध्यमों से भी ये लगातार पढ़ा रहे हैं। तो 10 से 11 अभी इनका क्लास था। ये क्लास के तुरंत बाद, अभी हमें लेक्चर देने के तुरंत बाद, ये इसीलिए उन्होंने तुरंत 1 बजे खत्म किया, क्योंकि तुरंत इसके बाद इनका एक और लेक्चर है। सो इस अपने बिजी शेड्यूल से भी आपके लिए वो समय निकालने के लिए तैयार है। इसलिए जरूरी है कि आप इस फायदा उठाएं, इस मुहिम का फायदा उठाएं, और जो उन्होंने कहा कि आप इसको बाकी लोगों को भी बताएं, क्योंकि उद्देश्य यह है कि जो हम छोटी छोटी बूंदों से सागर भरना है, वो हमारा उद्देश्य पूरा हो सके। उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे वाहक बने, हमारे ध्वजवाहक बने। हम सबके पास पहुंचने में संभव नहीं होगा, इसलिए आप हमारे ध्वजवाहक बने। आप और हम मिलकर इस मुहिम को सफल बनाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आनंद प्रकाश चौबे जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, सभी मित्रों का धन्यवाद देना चाहूंगा, जो हम सभी लोग स्कूल के फ्रेंड हैं, सभी लोग सुनने आए हुए हैं इनको। किसी ने कहा कि हमारी तो उम्र चली गई है IAS की तैयारी करने की, लेकिन किस प्रकार आनंद प्रकाश मोटिवेट कर रहे हैं नए बच्चों को, वही सुना जाए। आप सभी को धन्यवाद, सभी श्रोताओं को धन्यवाद। अगले सेशन के लिए हम जुड़ेंगे 2 बजे। डॉक्टर अभिषेक भारद्वाज पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पर्यावरणविद हैं, और उनके